एक ऐसा वक्त आया मेरी ज़िंदगी में जहाँ पे मेरा सारा जो फोकस है, मेरी जो प्रायोरिटीज़ है, मेरे जो देखने का नज़रिया है मसाइल को, वो बदल गया। वो था वाक़या 2007 मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट का। मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ और उससे बिल्कुल ही करीब हमारा दफ्तर था। उस वक्त मैं वहीं पे ऑफिस पे था इत्तेफाक से, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस वक्त क्या हुआ। ब्लास्ट हुआ, लोग डेड बॉडीज़ को उठा के लेके जा रहे थे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पूरा तितर बितर का मामला था सारी तरफ। उस वक्त मुझे एक मौका मिला कि मैं उनकी मदद करूं। मोटिवेशन जो आता है लोगों की मदद करने से आता है, तो मेरा जो मोटिवेशन था या मेरा जो शुरुआत थी वो काम की, और उस वक्त एक जज्बा ये आया कि लोगों की मदद करने में, उनकी मदद करने के बाद उनको जो खुशियाँ मिलती है, उसको देखने से दिल को जो इत्मीनान मिलता है, उस वक्त मुझे ये ट्रिगर हुआ कि हमको कुछ काम करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम SQ मसूद है। मेरा पूरा नाम सैयद कुतुबुद्दीन मसूद है, लोग मुझे SQ मसूद के नाम से जानते हैं। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद पुराने शहर के काला पत्थर इलाके से है। मेरे वालिद साहब पुलिस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, तो एक पुलिस वाले की फ़ैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। मैं जो समाजी कामों में आया हूँ, जो मेरा जो सफ़र रहा है, उसमें एक इत्तेफाकी मामला जो हुआ था जिसकी वजह से मुझे इसमें आने का मौका मिला, वो ये था कि 2003 में तेलुगु देशम हुकूमत थी आंध्र प्रदेश में। उसमें हर साल एक प्रोग्राम होता था जन्मभूमि का। हमारे इलाके में भी जन्मभूमि का एक प्रोग्राम हो रहा था। तो आम तौर पे जो प्रोग्राम होता था वो उसमें मुख्तलिफ महकमे के जो लोग हैं वो लोग आके लोगों से मिलते थे, लोगों की दरख्वास्तें वसूल करते थे, चाहे वो राशन कार्ड के लिए हो, चाहे वो पेंशन के लिए हो, चाहे दूसरे जो स्कीमात होते हैं उसके लिए दरख्वास्तें वसूल करते थे। इत्तेफाक ये हुआ कि मेरी तालीम बीच में तर्क हो गई, मैं ड्रॉप आउट हो गया था 10वीं के बाद, कुछ हेल्थ की वजूहत की वजह से, और मैं घर पे ही रहता था आमतौर पे। इत्तेफाक ये हुआ कि जन्मभूमि का प्रोग्राम हमारे इलाके में चल रहा था, और मैं और मेरे कुछ साथी घर के बाहर बैठे हुए थे। कुछ औरतें अपनी दरख्वास्तें लेके इधर उधर घूम रही थी। उनको उनका जो दरख्वास्त थी, उसको एप्लीकेशन था, उसको फ़िलअप करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था। तो एक बूढ़ी औरत हमारे पास आके रिक्वेस्ट की कि आप ये एप्लीकेशन फ़िलअप कर दीजिए। तो मैंने वो एप्लीकेशन फ़िलअप कर दिया। जैसे ही वो हम एप्लीकेशन फ़िलअप कर रहे थे, तो और कुछ औरतें जो थी आसपास में, वो सब लोग आके हमारे पास इकट्ठा हो गई मदद के लिए। हम लोग उनकी दरख्वास्तें लिख के देना शुरू कर दिए। मैं था, मेरे दोस्त थे, हम लोग उनके एप्लीकेशंस लिखना शुरू कर दिए। इत्तेफाक से 2-3 घंटे वो काम चला। लोग अपनी दरख्वास्तें लाते थे, लिखवा के लेके जाते थे। वो ख़त्म हो गया, हम एक्सपेक्ट भी नहीं किए, मामला वहीं पे ख़त्म हो गया। इत्तेफाक ये हुआ कि दूसरे दिन सुबह 10 बजे के टाइम पे मेरे वालिद साहब मुझे आके बोले कि कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं आपके लिए, आप जाइए बाहर। मैं बाहर निकल के देखा तो 15 से 20 ख़वातीन मेरे घर के बाहर थी, और वो जो ख़वातीन थी अलग अलग इलाक़ों से आई थी। जहानुमा ताड़बन का इलाका है हमारे इलाके से थोड़ा सा दूर पे, उस तरीके के इलाक़ों से आए थे। उनको ये इत्तला मिली कि राशन कार्ड के जो दरख्वास्तें हैं वो मेरे पास हैं, और मैं वो दरख्वास्तें उनको दे दूं और उनकी मदद करूं वो दरख्वास्तें दाखिल करने में, जबकि मेरे पास अब दरख्वास्तें नहीं थी। लेकिन अल्लाह बेहतर जाने कि वो किस तरीके से अफवाहें हुई या जो भी हुआ, उस वक्त मुझे एक मौका मिला कि मैं उनकी मदद करूँ। मैं निकला, उनके साथ गया, दरख्वास्तें मैंने ऑफिसर से वसूल की, उनको दरख्वास्तों को एप्लीकेशन को उनकी फ़िलअप करने में मदद की, दाखिल करने में मदद की। और उस वक्त एक जज्बा ये आया कि लोगों की मदद करने में, उनकी मदद करने के बाद उनको जो खुशियाँ मिलती है, उसको देखने से दिल को जो इत्मीनान मिलता है, उस वक्त मुझे ये ट्रिगर हुआ कि हमको कुछ काम करने की ज़रूरत है। नहीं तो मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना समाजी कामों से था, ना सियासी काम से, किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। बिल्कुल मेरी एक नॉर्मल लाइफ थी। मैं अपने घर में रहता था, अपने जो भी मतलब घर के जो काम होते थे वो देखता था, तालीम थी मेरी जो भी थी उसकी। इत्तेफाक वो सब चीज़ें हुई। वहाँ से फिर कुछ छोटे मोटे जो काम होते थे इलाक़ों के, उस तरफ हम लोग तवज्जो देना शुरू किए कि सिविक इश्यूज़ जो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि बल्दी मसाइल, रोड नहीं है या ड्रेनेज का मसला है कुछ, या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इस तरीके के मसाइल पे हम लोग जो है तवज्जो देना शुरू किए। मैं और मेरे 2-3 दोस्त थे, हम लोग काम किए। उस वक्त तेलुगु देशम की हुकूमत थी, हम तेलुगु देशम के साथ भी काम किए, हम दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थे उनके साथ भी काम किए। मकसद ये था कि मसाइल को हल करना। हम लोग कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कभी जुड़ के काम नहीं किया। बिल्कुल एक साल का वक्त रहा कि हम जाते थे पॉलिटिकल पार्टी से, दरख्वास्त लिखवाते और ऑफिसर्स को देते, काम करवा देते। कहीं पे स्ट्रीट लाइट नहीं थी तो स्ट्रीट लाइट डलवा दिए हम लोग दरख्वास्तें देके। कहीं पे रोड नहीं थी तो उसके लिए पैरवी किया 2-4 महीने, और रोड पड़ गई तो बहुत खुशी मिलती थी, अल्लाह का शुक्र रहता था, लोग दुआएँ देते थे हमको।
तो मोटिवेशन जो आता है लोगों की मदद करने से आता है। तो मेरा जो मोटिवेशन था या मेरा जो शुरुआत थी वो काम की, या अल्लाह ने मुझे उस काम के लिए चुना था, वो एक बूढ़ी औरत जो मेरे पास दरख्वास्त लेकर आई थी उसकी एप्लीकेशन को फिलअप करने के लिए, वहाँ से शुरू हुआ। उस वक्त से जो काम करता रहा हूँ, तकरीबन 18 साल के करीब हो गया मैं इस काम में अल्हम्दुलिल्लाह फुल टाइम हूँ। मैंने कई उतार चढ़ाव इसमें देखे हैं। जैसे मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, मेरा मतलब मेरे ज़रिए आमदनी के लिए मैं भी कुछ काम करता हूँ, तो वो काम को अपने साथ में रखते हुए फिर अपने एक्टिविज़म को, अपने जो काम को करना है, अपना जो जुनून है, जो शौक़ है, उसको रखना है, वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह साथ में करते रहे हैं। उसी दौरान जब हम काम शुरू किए 1 साल के अरसे के बाद, पुराने शहर की एक तंजीम थी, जो उसके जो नुमाइंदे थे हमारे इलाके में आए। उनका ये था कि जो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं उनको हम ट्रेनिंग्स दें, उनको हम समझाएं कि हमारे हक़ क्या है। उनके एक ट्रेनिंग में उनकी दावत पे मैं गया, चार मीनार बस स्टैंड के पास उनकी दफ्तर थी। पहली ट्रेनिंग में हम जब गए तो उन्होंने हमको एडवोकेसी के बारे में बताया। एडवोकेसी जो होती है, जो पैरोकारी जिसको हम बोलते हैं, उस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया, और वहीं पे हमको पता चला कि हमारे बुनियादी हक़ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या होते हैं। उस वक्त हमको ये पता चला कि ऐसी भी कोई चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी कोई चीज़ है, बुनियादी हक़ूक़ उसमें हमको दिए हुए हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं हमारे, उनके क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, सारी चीज़ें हमको वहाँ पे पता चली उस ट्रेनिंग में। और उस वक्त हम काम शुरू किए। जो हमारा काम था उसमें और थोड़ा सा असर हुआ वो ट्रेनिंग हासिल करने के बाद। वो काम आगे चला। 1 साल तक उस तंजीम के साथ मैं जुड़ा रहा एज़ वॉलंटियर, वक्त अपना देता था, हफ्ते में 2 दिन। उसके बाद उन लोगों ने कुछ सलाहियतें देखते हुए मुझे ऑफ़र किया कि फुल टाइम उनके साथ मैं जुड़ जाऊँ। 4 साल मैं उनके साथ फुल टाइम काम किया। मेरा काम ये होता कि मैं अलग अलग इलाक़ों में जाता, जो सोशल वर्कर काम करते हैं उनको ट्रेनिंग देता, उनको इन्फॉर्मेशन देता स्कीम्स के बारे में, उनके हक़ूक़ के बारे में, उनकी मदद करता उनकी दरख्वास्तें लिखने के लिए, उनके चाहे वो बुनियादी मसाइल हो, सिविक इशूज़ हो, उनके लिए उनको मैं मदद करता। छोटे छोटे कमेटियाँ जो होती हैं इलाक़ों के। एक ऐसा वक्त आया मेरी ज़िंदगी में जहाँ पे मेरा सारा जो फोकस है, मेरी जो प्रायोरिटीज़ है, मेरे जो देखने का नज़रिया है मसाइल को, वो बदल गया। वो था वाक़या 2007 मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट का। मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ और उससे बिल्कुल ही करीब हमारा दफ्तर था। उस वक्त मैं वहीं पे ऑफिस पे था इत्तेफाक से, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस वक्त क्या हुआ। ब्लास्ट हुआ, लोग डेड बॉडीज़ को उठा के लेके जा रहे थे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पूरा तितर पितर का मामला था सारी तरफ। उसके बाद ये हुआ कि उसी बम ब्लास्ट के इल्ज़ाम में मुसलमान जो यूथ थे पुराने शहर के खुसूसन, उनको गिरफ़्तारियाँ शुरू हुई उनकी। पुलिस ने उनके कई लोगों की गिरफ़्तारियाँ की, कई लोगों को कई दिन तक गैर क़ानूनी हिरासत में इलीगल डिटेंशन रखा था। और हमको फ़ोन आते थे, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ था कई इलाक़ों में, कई औरतों के ग्रुप जो थे या जो भी सोशल वर्कर्स के ग्रुप थे, उनके फ़ोन आते थे मुझे कि हमारे इलाके से एक लड़का आज गिरफ़्तार हुआ है, उनकी कोई इत्तला नहीं है, आप हमारी मदद करिए। एक मुसलमान यूथ होना और वो भी पुराने शहर से ताल्लुक़ रखना, उस टाइम पे हमको मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ अलग चीज़ है, हमारे मसाइल कुछ और भी हैं, हमको कुछ और आगे भी देखना है। तो उस वक्त हमको थोड़ा सा एक फ़ोकस चेंज करने की ज़रूरत महसूस हुई और हमने अपना फ़ोकस चेंज किया। हमने मुसलमानों के राइट्स जो है, मुसलमानों के जो मसाइल है, ख़ुसूसन ह्यूमन राइट्स के जो मसाइल हैं हमारे, उस पर हमने काम शुरू किया। लाजिम है, उसमें मेरा तजुर्बा नहीं था और ना कोई ऐसी कोई तंजीम थी जिससे मैं जुड़ा हुआ था, और जो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता था उनका भी कोई ख़ास उस पर काम नहीं था ह्यूमन राइट्स पे। मेरे एक बुज़ुर्ग साथी हैं लतीफ़ मोहम्मद ख़ान, सिविल लिबर्टीज़ मॉनिटरिंग कमेटी के, उनसे मेरे ताल्लुक़ात बने। उस टाइम पे मैं उनसे मिला, मैंने उनको बताया कि ये मसाइल हैं, हमको साथ में काम करने की ज़रूरत है। उनके साथ जुड़ के मैं बहुत टाइम तक काम किया, उनकी मदद करता था, बहुत ही काम करते थे वो। तो एक मुसलमान यूथ के लिए चैलेंजेस क्या हैं, यानी हम डेमोक्रेसी में हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कैसे वायलेट किया जाता है, कैसे स्टेट हमको टारगेट करती है, कैसे हम पर जुल्म ज़्यादती होती है। यानी एक लड़का जिसकी शादी होकर 15 दिन हुआ है, उसको जो ना गिरफ़्तार करके लेकर चली गई पुलिस, और उसका अता पता नहीं है। उसकी बीवी, उसके ससुराल के लोग, उसके फैमिली के लोग कितना परेशान, कहाँ पे भटक रहे थे, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। कई लोग ऐसे गरीब फैमिली के लोग जिनके घर में खाना नहीं था, रमज़ान का वक्त था, लोगों के पास खाने को नहीं था, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा होते थे, हम लोग उनको रिक्वेस्ट किए कि आप राशन दीजिए, हम उनके फैमिलीज़ तक रिलीफ पहुँचाना शुरू किए। वहाँ से थोड़ा सा मतलब एक मुसलमान होना और मुसलमान के जो मसाइल होते हैं आम तौर पे, उस 2007 के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमको कुछ और चीज़ें करने की ज़रूरत है। और उसके बाद मैं अपने लीगल राइट्स जो होते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, उसके बाद हमारे जो लीगल राइट्स होते हैं,
यानी इलीगल अरेस्ट अगर होता है तो हम क्या पूछते हैं, हम अगर हमारे पास ज़्यादती होती है तो हम किससे रुजू हों, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, अगर हमारे साथ ज़्यादती होती है तो हम कौन से इंस्टीट्यूशन के पास हम जा सकते हैं। ये चीज़ें मैंने भी सीखी और उसके बाद मैंने कोशिश की कि जो यंग बच्चे हैं उनके साथ ट्रेनिंग्स करूँ। ये सिलसिला उसी तरीके से चला। मेरा जो उसके बाद फोकस रहा कि मैं अपने बुनियादी मसाइल तो हैं ही, उस पर तो काम होता ही है, लेकिन उसके अलावा जो हमारे राइट्स हैं मुसलमानों के हो या इस हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते हो, हमको अपने राइट्स के लिए लड़ने की ज़रूरत है। उस तरफ मैंने तवज्जो देना शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह कई इलाक़ों में मैं यूथ के साथ आज ट्रेनिंग करता हूँ, उनको लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल उनके राइट्स क्या है उसके बारे में बताता हूँ। और मैंने उसी प्रोग्राम के तौर पे 2 ट्रेनिंग सेंटर्स मैंने इस्टेब्लिश किए थे, बशारत नगर एरिया जहाँ पे मैं खुद रहता हूँ, और किशन बाग अर्श महल के एरिया में। हमने 3-4 साल वहाँ पे लड़कियों की ट्रेनिंग की, लड़कियों को उनके हक़ूक़ के बारे में बताया और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बताया, कैसे वो अपने मसाइल को, बुनियादी मसाइल को हल कर सकते हैं, उसके बारे में उनको हम एजुकेट करते थे। उनको टेलरिंग की ट्रेनिंग देते थे, उनको हम बेसिक स्किल्स देते थे, कंप्यूटर कैसे चलाएँ, कैसे जो मतलब इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, उसको कैसे वो लोग इंग्लिश तालीम कैसे हासिल करें, ये बेसिक चीज़ें हम उनको सिखाने की कोशिश करते थे। उसके साथ लीडरशिप डेवलपमेंट के ट्रेनिंग्स में अलग अलग इलाकों में कंडक्ट करता हूँ, अवेयरनेस सेशंस करता हूँ, छोटे जो NGOs हैं उनको जो ना मदद करता हूँ कि वो अपने मसाइल को कैसे रिप्रेजेंट करें गवर्नमेंट से। सोशल वर्क की जब बात आती है तो आमतौर पे मुसलमानों में ये एक तस्वुर होता है कि सोशल वर्क मतलब हम किसी को कुछ दे दें, खाना खिला दें, कपड़ा बांट दें, या उनको कुछ स्कॉलरशिप के लिए कुछ मदद कर दें, है वो भी एक सोशल वर्क है। लेकिन दूसरा जो काम होता है कि एक राइट बेस्ड अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, यानी कि हम अपने हक़ूक़ों को कैसे हासिल करें। यानी अगर हमारे पास पैसा हो तो हम 4 लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेस, हमारे नाम पे जो रिसोर्सेस हुकूमत हमको देती है, हम स्कीम्स जो बनाती है, उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें, उस पर हमने थोड़ा सा फोकस किया है। गवर्नमेंट के स्कीम्स को हम कैसे यूटिलाइज़ करें, और अगर यूटिलाइज़ करने में कुछ दिक्कतें आती हैं तो उसको हम कैसे गवर्नमेंट के साथ इंगेज करें। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का हज़ारों करोड़ का बजट है, उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें, उसके बारे में छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको हम एजुकेट करते हैं कि एप्लीकेशंस फाइल करें। एप्लीकेशंस फाइल करने के बाद जो दिक्कतें आती है उसको एड्रेस करने के लिए हम उनको बताते हैं कि आपका ये मसला अगर हो तो आप किससे रुजू हो सकते हैं, अगर स्कॉलरशिप अगर आपकी पेंडिंग हो तो आप किससे रुजू हो सकते हैं, कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, क्या मेकानिज़्म है कंप्लेन करने का। ये सारी चीज़ें हम उनको एजुकेट करते हैं ताकि जो चीज़ें हमारे जो राइट्स हैं हमारे, हम लोगों से ले सकें, हासिल कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह कई ऑर्गेनाइजेशन, कई यूथ जो है इसमें अभी इन्वॉल्व हैं, बहुत काम कर रहे हैं। ये सफ़र ऐसे ही चला है। हम पर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं बहैसियत शहरी जो है इस मुल्क के, और बहैसियत मुसलमान, हमारे ऊपर कई ज़िम्मेदारियाँ हैं। और उसमें एक ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं दीनी तौर पे, हमारे 2 हक़ूक़ होते हैं कि हम अल्लाह का हक़ अदा करें, उसके लिए हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं। लेकिन अल्लाह के हक़ूक़ के अलावा हमारे हक़ूक़ जो होते हैं बंदों पर भी होते हैं। यानी हमारे पड़ोस के लोग जो हैं, हमारे रिश्तेदार जो हैं, हमारे दोस्त हैं, और जो भी हमारे जो माशरे में रहने वाले लोग हैं, उनके हक़ूक़ की बात करता है। अगर हम उनके हक़ूक़ के लिए खड़ा नहीं होंगे, हम उनको अगर मदद नहीं करेंगे तो हमारा काम अधूरा है। अल्लाह, अगर हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो शायद अल्लाह हमको माफ़ कर दे, लेकिन अगर हम उसके बंदों के हक़ूक़ की खिलाफ़ वर्जी करते हैं, अगर उनको हम वक्त पर अगर मदद नहीं करते तो शायद अल्लाह उस आदमी के माफ़ करने तक अल्लाह माफ़ ना करे। ये हमारा समझना है, और हम उसी मकसद के तहत हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि आप बंदों का भी हक़ अदा करें अल्लाह के हक़ के साथ। थोड़ा सा वक्त अपने वक्त में से निकालें, मसाइल पर काम करें और इकट्ठा होकर काम करें। अल्लाह का शुक्र है बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत सा मतलब रिस्पांस आता है कम्युनिटी से। बहुत से चैलेंजेस हमने देखे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मैं एज़ प्रोफेशनल NGOs के लिए कंसल्टेंसी करता हूँ, उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए मदद करता हूँ। उसके अलावा ये तमाम जो काम होता है वो मेरा इंडिपेंडेंट मेरा काम होता है। तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना मेरे लिए बहुत दिक्कत होती है कि वक्त में कैसे मैनेज करूँ, अपने प्रोजेक्ट भी देखूँ, फिर अपने जो काम है उस पर भी मैं अपना फोकस करूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हिम्मत दी है, फैमिली का सपोर्ट है, सोसाइटी का सपोर्ट है, अल्लाह का शुक्र है, काम चल रहा है। आम तौर पर छोटे मोटे जब काम हम करते थे, जैसे कहीं पे रोड डलवा दी तो लोग बहुत तारीफ़ करते थे, कहीं पे स्ट्रीट लाइट नहीं है उसके लिए डलवा दी तो लोग तारीफ़ करते थे। लेकिन अब जो हम काम करें, पॉलिटिकल काम जो होता है आमतौर पर, पॉलिटिकल एक्टिविज़म जिसको बोलते हैं, यानी कि आप छोटे मसाइल में अगर आप लोगों की मदद कर दें तो वो चैरिटी के तौर पर उसको देखा जाता है, बहुत आपकी वाहवाही होती है। लेकिन जब पॉलिटिकल काम में आते हैं तो वो चीज़ें आम लोगों को समझ में नहीं आती कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और कई बार पॉलिटिकल साइड से हमको थ्रेट भी होता है, हमको प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लीडर्स की तरफ से होते हैं, ऑफिसर्स की तरफ से होते हैं। तो ये जर्नी रही, एक छोटे से मसाइल को लेते हुए काम किया हमने, फिर पॉलिटिकल एक्टिविज़म में आए, पॉलिसी लेवल पर काम किया, गवर्नमेंट के स्कीम्स को अवेल करने की कोशिश की, लोगों में अवेयरनेस देने की कोशिश की,
अब 2014 में जब ये हुकूमतें आई है, फैसिस्ट हुकूमत जो है बीजेपी की, हमारे जो मसाइल हैं अब बिल्कुल अलग तरीके के, अलग नौइयत के हैं। अब जो हमको ख़तरा है वो हमारी एग्जिस्टेंस पे है, हम बाहिसियत इस मुल्क के शहरी, हम कल होंगे या नहीं होंगे उस पर हमारा आज बड़ा सवाल है। तो आज हमारे लिए प्रायोरिटीज़ अलग हैं, यानी कि आज रोड हमारे घर के सामने ना हो, ठीक है वो एक मसला है, लेकिन उसके अलावा हमारे सामने दूसरे भी मसाइल हैं। जैसे NRC का मामला था, NPR का मामला था, इस पर हम लोगों ने कैंपेन किया है, दस्तखती मुहिम चलाई है हमने, मस्जिदों के बाहर लोगों के दस्तखतें ली है, कैंपेन चला गया, हुकूमत को हमने वो सारी चीज़ें दी है, हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल किए हैं हाई कोर्ट में। आज जो हमारा फोकस है वो लीगल इंटरवेंशंस पे ज़्यादा है, क्योंकि हर वक्त पे हर चीज़ की ज़रूरतें अलग होती है। हर मसाइल को एड्रेस करने के लिए या उस मसाइल से लड़ने के लिए जो ना अलग अलग टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। कभी पॉलिटिकल साइड से हो जाता है, कभी एडवोकेसी के ज़रिए हो जाता है, कभी हमको उसके आगे जाना पड़ता है। पहले की हुकूमतें ये थी कि हम फिर भी नुमाइंदगी करते तो वो हमारी नुमाइंदगी को एक्सेप्ट करते, हमसे बात करते कि हाँ ये मसला है, हम इस पर हम कोशिश करेंगे। लेकिन आज की हुकूमतें, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, ये आवाम को सुनने वाली हुकूमतें नहीं हैं। तो हमको ये करना पड़ रहा है कि हमको कोर्ट के दरवाजे खटखटाना पड़ रहा है। आज हम लीगल इंटरवेंशंस की बात करते हैं, हम लोगों को तरगीब देते हैं कि अगर आपके कोई बुनियादी हकूक़ वायलेट होते हैं तो आप हाई कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाएँ, लोग मदद करने के लिए बैठे हुए हैं हमारी। तो इस तरीके के इश्यूज़ जो है आमतौर पे लीगल मालूमात हों तो ही हम उठा सकते हैं। अब हम कोशिश ये करेंगे यूथ में और कम्युनिटी में लीगल अवेयरनेस दें। उसके लिए हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। हमको जो आर्टिकल 32, 226 में जो हमको हकूक़ दिए हैं कि हम अगर हुकूमत हमारी बात नहीं सुनती है तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, उसको हम इंटरटेन कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि आप वहाँ पे जाएँ। रिसेंटली का एक वाक़या है, जैसे तेलंगाना हुकूमत की एक शादी मुबारक की स्कीम है। आमतौर पर शादी मुबारक स्कीम का जो जियो है, जो स्कीम का जो पूरा जो डिज़ाइन है वो ये है कि लड़की के पेरेंट्स को पैसे मिले शादी के लिए, लेकिन कई वजूहात की वजह से वो प्रोसेस इतना इस तरीके से इवॉल्व किया गया है कि 1 साल के बाद भी शादी मुबारक के पैसे लोगों को नहीं मिल रहे हैं, और लोग अपने फैमिली में से या अपने ख़ानदान में से या अपने दोस्त अहबाब से कर्जा ले रहे हैं कि हम शादी मुबारक के पैसे आने के बाद 4 महीने के बाद लौटा देंगे, लेकिन लोगों को पैसा टाइम पे नहीं मिल रहा है। झगड़े हो रहे हैं, लोग हरासमेंट फेस कर रहे हैं, लोगों को मतलब उनको बेइज्जत किया जा रहा है। एक मामला ऐसे ही मेरे पास आया था जिसमें हमने एक फैमिली को मदद की, हाई कोर्ट में उनका केस फाइल किया, हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि आप हुकूमत को इंस्ट्रक्शन दें कि जल्द से जल्द उनके पैसे मिल जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको एश्योरेंस दिया गया है कि ये महीने के आखिर में उनको पैसे मिल जाएं। तो हम समझते हैं कि हाई कोर्ट को जाने के लिए हमको कुछ बड़े मसले चाहिए, ज़रूरी नहीं है हमारे ज़िंदगी में अगर हमारे घर के सामने ड्रेनेज का मसला अगर पिछले 6 महीने से है और हुकूमत या ऑफिसर्स नहीं सुनते हैं तो हम हाई कोर्ट को जा सकते हैं, हम अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। कोई भी अगर लॉयर हो उसको रिक्वेस्ट करें या फिर आप हमसे अप्रोच हों तो इंशाल्लाह हम आपको इसमें रहनुमाई कर सकते हैं। हमारे मसाइल जो हैं ये हुकूमत सुनने वाली नहीं है। ये आजकल के जो हुकूमतें हैं ये अपनी जो मर्ज़ी आती है, अपनी जो चीज़ें होती है वही करते हैं। हमको नए नए तरीक़े जो हैं, हमको जो बुनियादी हकूक़ जो दिया गया है उसी में हमको काम करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर हम जो बड़े मसले होते हैं जिसमें एक आदमी के अलावा कई लोगों के जो मफादात होते हैं, उसमें मफाद आमा के तौर पे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। इसी तरीके का एक मामला जो है राशन कार्डों को लेकर जो था उसमें मैंने किया था। तेलंगाना हुकूमत ने 18 लाख राशन कार्ड पिछले 5 साल में लोगों के डिलीट किए हैं अलग अलग वजूहत पे, लेकिन किसी को इत्तला नहीं दिया कि उनका राशन कार्ड क्यों बंद हुआ है। ऐसे कुछ केसेस मेरे पास आए थे जिसमें मैंने तेलंगाना हाई कोर्ट में पिछले साल एक PIL फाइल की थी। हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिए कि जितने राशन कार्ड आपने बिना नोटिस के कैंसिल किए हैं उनको फिर से वापस इशू करिए। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ अपील दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इस साल मेरी जो PIL थी यहाँ पे क्लोज़ कर दी गई बिना उसको सुने, उसकी सुनवाई के। आज हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग चल रही है और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो हमारे फेवर में उसका फैसला आएगा। और इस तरीके के PIL फाइल करने में 1, 2, 4 लोगों का या सिर्फ मुसलमानों का फ़ायदा नहीं होता है, लाखों लोगों का फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें कहता है कि जितने राशन कार्ड आपने डिलीट किए हैं तेलंगाना हुकूमत ने उनको सारों को रिस्टोर करो, तो 18 लाख लोग जिसमें दलित, BCs और मुसलमान, सिख, ईसाई सारे मज़हब के लोगों को फ़ायदा होगा। इस तरीके के मसले जो है हम उसको हम टेकअप कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी टेकअप करते रहेंगे। हमको हमारे हक़ों के लिए लड़ने की ज़रूरत है, उसके लिए हमको मालूमात इकट्ठा करनी पड़ेगी, हमको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। एक कॉमन मिथ जो है मुसलमानों के बारे में खड़ी की गई थी कई साल से BJP, RSS और दुनिया भर में ये आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमानों के पास या मुसलमानों पर जब जुल्म ज़्यादती होती है तो वो लोग रेडिकलाइज हो जाते हैं।
ये मामला 1992 में 92 में जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ उसके बाद खड़ा किया गया, 2002 के गुजरात फसादात के बाद खड़ा किया गया, 2007 मक्का मस्जिद ब्लास्ट के बाद भी ये एक नरेशन जो बोलते हैं, एक स्टोरी जो खड़ा की जाती है स्टेट की तरफ से कि मुस्लिम यूथ रेडिकलाइज हो गए और गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं। ये सब गलत बातें हैं। उसका सबूत मैं हूँ और मेरे जैसे कई लोग हैं कि जब 2007 का बम ब्लास्ट हुआ जिसमें मुसलमान लड़कों की जान गई, कई लोग उसमें फायरिंग में मारे गए, उसके बाद स्टेट ने हमको ही अरेस्ट किया, हम ही को मारा और हमको ही बोला कि आप कबूल करिए, लेकिन उसके पीछे कई और लोग निकले, आरएसएस के लोग निकले। उसमें कोई मुसलमान हैदराबाद का रेडिकलाइज नहीं हुआ और ना मैं रेडिकलाइज हुआ। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैंने डेमोक्रेटिक राइट्स से अपने कैसे हम उसको लड़ सकते हैं, हमारे जो हकूक़ दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो लीगल राइट्स है, कैसे हम उस हथियार को अपना के हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, हम लड़ रहे हैं। गुजरात में 2002 के बाद कई लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सोशल वर्क कर रहे हैं, जर्नलिज्म में आए हैं, लॉ पढ़ के एडवोकेट बने हैं, अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन रेडिकलाइजेशन मुसलमानों में नहीं है और आज हम देख रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन कहाँ पे है। मुसलमान आज भी सब्र का दामन थामे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लड़ाई डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल तरीके से लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुड़ के पॉलिटिकल लड़ रहे हैं और जुडिशरी के साथ जुड़ के लीगल फाइट लड़ रहे हैं। और हमारे में रेडिकलाइजेशन नहीं है और इंशाल्लाह हमारे में होगा भी नहीं। और हम अपने जो हकूक़ हैं उस पर काम करेंगे, हम अपने हकूक़ को छीनेंगे, हम स्टेट को अकाउंटेबल बनाएंगे उनकी जिम्मेदारियों के तहत। हमारी जो लड़ाई है स्टेट को अकाउंटेबल बनाने की है। हमारे जो हकूक़ अगर पामाल होते हैं, हमारे राइट्स को अगर वायलेट किया जाता है तो हम स्टेट को हम सवाल करेंगे। अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो स्टेट ना हमको हक देगा, ना हमारी जिम्मेदारियों को कबूल करेगा। हमको अपने आप को स्टेट से कट करके हमको नहीं रहना है। हम शायद अपने कम्युनिटी को 2 टाइम का खाना खिलाने की सख्त हमारे पास हैं। हम शायद हम लोगों को कपड़ा बांट सकते हैं जिनके पास कपड़ा नहीं है, लेकिन स्टेट को अकाउंटेबल बनाना ये सारे चीज़ों के लिए, ये सारे जो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस जो हैं स्टेट के, उसको हम इंश्योर करना वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, हमको कहीं जाना नहीं है, हमको यहीं पे रहना है। और स्टेट अगर अपने जो जिम्मेदारियाँ से अगर मुँह मोड़ता है तो हमको उनका अकाउंटेबल बनाना होगा। हम आज जो काम करते हैं वो हमारे लिए सफिशेंट नहीं है। हमको हर 4 साल 5 साल में अपने आप को जो ना बदलने की ज़रूरत है। मसाइल जो आते हैं नए होते हैं, उसके तरीक़े नए होते हैं, उसको किस तरीके से हम एड्रेस करें उसके तरीक़े भी नए होंगे। तो हमको तरीक़े सीखने की ज़रूरत है। हमको उस तरीके से काम, जैसे मैंने शुरू किया था मामूली से एप्लीकेशन फ़ाइल फ़िलअप करने के लिए, उसके बाद में बुनियादी हकूक़ जो होते हैं, जो सिविक इश्यूज़ जो होते हैं उस पर मैंने काम किया। आज पॉलिटिकल काम से हट के मैं लीगल इंटरवेंशंस की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने लॉ की पढ़ाई के लिए भी मैंने एडमिशन लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं लॉ भी परस्यू कर रहा हूँ। तो इस तरीके के शिफ्ट हमको चाहिए। अगर हम अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे हालात के हिसाब से तो हम वही पुराने ट्रेडिशनल चीज़ों में हो जाएंगे कि हम लोगों को खाना खिला दिया, हमने लोगों को कपड़े बांट दिया, लोगों को स्कॉलरशिप दे दी। हमको अपने प्रायोरिटीज़ चेंज करने की शायद ज़रूरत है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।